हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपने पार्ट ए कंप्लीट कर दिया सीडी और ओआरडी का। अब आते हैं पार्ट सेकंड है मास बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। मास बेयर सबसे पहले एनएमआर की गामा रेज के कारण उत्पन्न होती है मास बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। गामा रेज ऑलरेडी एक स्टेट में होती है, दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक एनएमआर एक्टिव एनएमआर इनएक्टिव। जब गामा रेज एक्साइटेड स्टेट से नीचे आती है तो ग्राउंड स्टेट में आती है, तो एक एलिमेंट का डीके हो जाता है, तो इस डीके की प्रोसेस इसमें शामिल होती है मास बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। दूसरी बात गामा रेज वेस्ट होती है, एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल ऑलरेडी होता है। ये प्रिंसिपल में लिखना है, प्रिंसिपल आता है इसका 3 नंबर का, 5 नंबर में आए तो पूरा लिखना है, ठीक है। मास बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी 3 नंबर में आएगी और 5 नंबर में भी आ सकती है। तो स्टूडेंट प्रिंसिपल में लिखिए, सबसे पहले लिखिए इसे गामा रेज इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, क्योंकि गामा रेज जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में होता है और ग्राउंड स्टेट में आता है तब गामा रेज प्रोड्यूस होती है तथा इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक एलिमेंट का डीके होता है या आइसोटोप डीके होता है, आइसोटोप लेते हैं। दूसरी बात इसे इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को न्यूक्लियर गामा रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं तथा यह एक प्रकार की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का टाइप है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का टाइप है। 5 नंबर बात लिखिए, मटेरियल की केमिकल स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक व टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी इसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है। मटेरियल की केमिकल स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक व टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी इसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है। ये देखिए स्टूडेंट, एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, फेरस थोड़ा सा नीचे होगा, इसका एग्जांपल करवाऊंगा मैं आपको ईएस में और यहाँ पर 26 और ग्राउंड स्टेट में। चौथी बात स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, बाद में बता रहे क्वाड्रपोल आएगी कपलिंग उसमें बताएंगे, ठीक है। इसमें क्वांटम नंबर होता है ना स्टूडेंट, वो हाफ से ज्यादा होता है। बड़ी बात ये क्वांटम नंबर हाफ से ज्यादा होता है, ठीक है, हाफ से ज्यादा होता है, या आई का न्यूक्लियाई का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ये हो गया यहाँ पर। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, मास बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल लिखे आना है, एग्जांपल लिखे आना है, वो देखिए। हाँ तो गाइस अब देखिए इसमें क्या करना है, एग्जांपल लिखिए। हम मास बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोबाल्ट और फेरस का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें से एक एनएमआर एक्टिव है, जैसे कोबाल्ट का 27 आ रहा है, आपके ओड नंबर एनएमआर एक्टिव है, जबकि ये इसकी स्पिन आती है, जो कोबाल्ट है उसकी स्पिन I बराबर 7/2 आती है, जबकि फेरस की 3/2 आती है, स्पिन आती है, जो आपके 26 पे है। ये एक एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियर 26 आ रहा है, इवन नंबर है, इस प्रकार से। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट, इसके बाद में लिखिए, जब किसी इसमें लिखिए मास बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक एलिमेंट का डीके होता है, यानी कोबाल्ट का डीके होता है और फेरस का फॉर्मेशन होता है, यानी एक डीके हो रहा है एक फॉर्मेशन हो रहा है। इमिशन स्टेट से चल रहे दोनों, ये भी इसकी इमिशन है, ये भी इसकी इमिशन है, इमिशन स्टेट है। एक का डीके होता है, कोबाल्ट 7 का डीके होता है, तथा इस डीके के दौरान जो वैल्यू होती है ग्राउंड स्टेट के लिए, जो वैल्यू होती है ग्राउंड स्टेट के लिए डीके के लिए 15% में ही इसका डीके हो जाता है, जिसके लिए जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो 137 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगती है। इसके लिए एनर्जी 137 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगती है, जबकि फेरस का डीके 85% होता है। जब 15% डीके कोबाल्ट का होता है, उसी दौरान फेरस का डीके 85% होता है, यानी फेरस का डीके 2 ट्रांजिशन स्टेट में होता है। फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में इसकी स्पिन 3/2 रहती है, जिसमें इसके लिए ऊर्जा लिखना है सभी, इसके लिए ऊर्जा 123 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जबकि ts सेकंड में इसकी स्पिन I बराबर, या इसका एंगुलर मोमेंटम हाफ रहता है, तथा इसका सेकंड डीके 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डीके की एनर्जी 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इस प्रकार से गामा रेज के द्वारा मास बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा
यह डीके देखने को मिलता है। और ट्रांजिशन न्यूक्लियाई का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करता है। और ये एब्जॉर्प्शन होने के बाद न्यूक्लियाई का जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बाद में आ रहे स्टूडेंट, इनके डीके हो रहे हैं, बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, किसमें जाएगा, फिर से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में चला जाता है। ठीक है, तो ये माजरा था स्टूडेंट आपके इसका मास वेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल का। अब इसमें स्पेक्ट्रो पैरामीटर आते हैं इसके दौरान, ये जो प्रोसेस हुई है उसके दौरान ये फिर से जाता है स्टूडेंट, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर से जाता है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बाद में जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इस प्रकार से। अब इसके बाद में स्पेक्ट्रल पैरामीटर आते हैं, वो पढ़ेंगे अपन बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए गाइस, बाय।